नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज तो ज़रा बात ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज के दिन याद है आपको ठीक 5 साल पहले कैसे इस देश को पॉज मोड पर डाल दिया गया था और कैसे उसके बाद आपको सर्कस का जोकर बनाकर क्या क्या करवाया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है, शायद कोई भूला भी नहीं है और भूलिएगा भी नहीं। क्योंकि आने वाली जनरेशन आपसे ये सवाल पूछेगी कि जिस वक्त आपसे ये सब कराया जा रहा था, जब आपको जोकर बनाया जा रहा था, तो आपका दिमाग क्या घास चरने गया था? तब जवाब दीजिएगा। इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त जो कहा गया कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी ने दुनिया को कोरोना से बचा लिया, मोदी जी ने कोरोना को हरा दिया, यही सब कहा गया था ना। इंजेक्शन लगाए गए, इंजेक्शन सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की फ़ोटो लगती थी। लेकिन आज ठीक 5 साल बाद उसी विश्व गुरु के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा देश ये कहे कि 70% लोग वहाँ जानते ही नहीं कि मोदी कौन है, तो थोड़ा सा आपको हैरानी होगी ना। आपको तो हैरानी होगी, अंधभक्तों का सोचिए, उन्हें तो ज़बरदस्त शौक लगा होगा, झटका लगा है। जी हाँ, अमेरिका के 70% लोग जानते ही नहीं हैं कि मोदी कौन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सर्वे है जो यूगोव करके कोई संस्था है अमेरिका की, उसने सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक 70% अमेरिका के लोग नहीं जानते मोदी कौन है। यानी मोदी लीस्ट नोन पॉलिटिकल फिगर में से एक है अमेरिका में। वही अमेरिका जहाँ पर मोदी जी के परम मित्र ट्रंप राष्ट्रपति है, वही अमेरिका जहां मोदी जी ने ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया था, वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ट्रंप मोदी जी को रोज़ नई नई जो है वो सुना रहे हैं, झुका रहे हैं, अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं, पर फिर भी मोदी जी उनके गुणगान करने से नहीं थक रहे। वही अमेरिका जहां मोदी जी के लिए हाउडी मोदी और ये सब क्या क्या तमाशा किया जाता है, जहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, वही अमेरिका के 70% लोग मोदी को नहीं पहचानते, नहीं जानते। और अंधभक्तों के लिए एक बुरी खबर यह है कि आज भी अमेरिका में मोदी से ज़्यादा महात्मा गांधी पहचाने जाते हैं। इसी सर्वे में बताया गया कि महात्मा गांधी को जानने वाले ज़्यादा लोग हैं। महात्मा गांधी टॉप सूची में आते हैं। वो महात्मा गांधी जो बरसों पहले, दशकों पहले ही दुनिया छोड़ के चले गए। कोशिश बहुत की गई गांधी को मिटाने की, नेहरू को मिटाने की, लेकिन मिटा ना पाए। कोशिश बहुत की मोदी जी को चमकाने की, लेकिन सच्चाई सामने है, चमका ना पाए। इस तरह के झटके फिलहाल अंधभक्तों को लग रहे हैं और अंधभक्तों के लिए और झटके ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप खुद बताइए, अंधभक्तों का काम क्या है? आज की डेट में अंधभक्त क्या करते हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ और सिर्फ एक काम, मुसलमानों को गाली दो, यही मंत्र बकते रहो। मुसलमानों को देश का दुश्मन बताते रहो, यही बकते रहो। क्या हुआ अगर अमेरिका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से ले आती है? क्या हुआ चाइना इतना फास्ट चार्जर बना देती है कि जो 5 मिनट में बैटरी इतनी चार्ज कर लेगी कि आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चल जाए? हम तो अंधभक्तों के पीछे जाकर औरंगजेब की कब्र ढूंढेंगे, उसे तोड़ेंगे। लेकिन जिनके कहने पर ये अंधभक्त ये सब कर रहे हैं, वो तो कुछ और ही गुणगान कर रहे हैं। आपको ज़रा एक दो छोटे छोटे बयान सुनाता हूँ, आप सुनिए। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। सुना आपने? अजित पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सहयोगी हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अजित पवार खड़ा है, जब तक मैं हूं तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये वही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है जहां अभी
नागपुर में इतना बड़ा फसाद हुआ, जहां औरंगज़ेब की कब्र को लेकर इतना कुछ कहा जा रहा है, जहां एक मंत्री बाकायदा खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले भाषण देता है, बयान देता है। मंत्री नीतीश राणे, ये वही महाराष्ट्र है जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें औरंगज़ेब की कब्र की सुरक्षा करनी पड़ रही है। उसी राज्य का उप मुख्यमंत्री बेशक बीजेपी के साथ सरकार में है, लेकिन बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारते हुए कहता है कि जब तक मैं हूं मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा चैलेंज कर रहा है अपने ही सहयोगियों को। मुसलमान होली में होली खेलें, अपनी नमाज घर में पढ़ें, इसके लिए मजबूर किया जाता है। मुसलमानों के घरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन अंधभक्तों के नेता कहते हैं कि ये दुश्मन है। लेकिन जब बात आती है इफ्तार पार्टी की, तो ये नेता खुद जो है वो सेक्युलर बन जाते हैं और इन मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाते हैं। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी कहती हैं कि रमज़ान में राम है और दिवाली में अली है। बताइए, अंधभक्तों को ज़ख्मों पे नमक, इससे ज़्यादा नमक और कैसे छिड़का जा सकता है, जहां उनकी मुख्यमंत्री कह रही कि रमज़ान में राम है, दिवाली में अली है। ये तो मतलब अति हो गई। इसके अलावा भी देखिए, आरएसएस के लीडर, अभी आपने देखा होगा, इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, आपको रोज़ दिख रहे होंगे। सुधा मूर्ति, मोदी की कट्टर भक्त, वो इफ्तार पार्टी में गई। हाँ, पीछे एक भक्तों ने एक चलाया था, आपको याद होगा, बायकॉट मालदीव्स, बायकॉट मालदीव्स, क्योंकि मालदीव ने भारत को कहा था अपनी सेना हटा। वही मालदीव अंबानी की क्रिकेट टीम मुंबई इंडियन का स्पॉन्सर बनता है। अब ये बताइए, क्या अंधभक्त अब कहाँ, कैसे, किसको मुंह दिखाएंगे? ये इस्तेमाल होता है उनका। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी समझ में क्यों नहीं आता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। ये कभी जो है इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। लेकिन भक्त तो भक्त है, जब भक्त अंधभक्त हो जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अंधभक्तों की इसी भक्ति का फ़ायदा उठाते हुए जो इस देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से दक्षिण बनाम उत्तर भारत के बीच में खाई पैदा की जा रही है ताकि अपना राजनीतिक फ़ायदा उठा सके। इसके खिलाफ नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई, जिसका उदाहरण आज तमिलनाडु में था, जब स्टालिन ने नॉन बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और इसके अलावा भी और दूसरे नेता भी शामिल हुए जो डीलिमिटेशन के खिलाफ है। क्योंकि उनको लगता है बीजेपी डीलिमिटेशन इसलिए कर रही है कि ताकि दक्षिण भारत की सीटें कम की जाए और उत्तर भारत की सीटों को बढ़ाया जाए। उसके पीछे एक ही मकसद दिखता है कि ऐसा करके बीजेपी अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है और अपना जो वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लैंग्वेज, इस एजेंडा को जो है वो लागू करना चाहती है। इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं दक्षिण के राज्य। ये कोई अच्छी खबर थोड़ी किसी देश के लिए कि किसी देश के दो हिस्से एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से खड़े हो जाएं, लेकिन हो गए हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि बीजेपी के जो हिडन एजेंडाज है वो अब समझ में आने लगे हैं लोगों को। इन्हीं हिडन एजेंडा की वजह से राहुल गांधी लगातार एक बात कहते आए हैं कि आरएसएस की विचारधारा पर हमला करना है। वो इसी विचारधारा की बात करें कि जो विचारधारा जो देश में सिर्फ एक मेव या एक छत्र राज की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, इसी से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी लगातार आरएसएस की विचारधारा पर हमला करने को बोलते हैं। और कोई और मकसद नहीं है इसका। दरअसल मैं ये सारी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी की जो ये सोच है एक तरह से एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने की, इसको लेके एनडीए में या बीजेपी के सहयोगियों में एक अनकंफर्ट जो है वो पैदा हो रहा है।
अजीत पवार ने बात अपनी कह दी। अजीत पवार जानते हैं कि अगर मुसलमानों के बगैर उन्हें राजनीति करनी पड़ जाए तो उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि वो स्पेस ऑलरेडी शिवसेना और बीजेपी ने ऑक्यूपाई किया है। अजीत पवार बगैर मुसलमानों की राजनीति नहीं कर सकते, उन्हें मुसलमान चाहिए ही चाहिए। उधर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, हालांकि वो स्टालिन की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने मैसेज पहुंचाया था। वो भी दिख रहे हैं कि अनकंफर्टेबल है। वो भी जानते हैं कि जो मुसलमान हिंदू की राजनीति हो रही है और ऊपर से दक्षिण बनाम उत्तर की जो राजनीति हो रही है, ये चंद्रबाबू नायडू के लिए अच्छी खबर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं कि बीजेपी की इस सोच पे अगर वो साथ देंगे तो उन्हें बहुत राजनीतिक नुकसान होने वाला है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस तो बैठे हैं इस ताक में कि कब कुछ इस तरह का जो है वो चंद्रबाबू नायडू कुछ ऐसी जगह दें और वो इसको कैश कर लें। उसी तरह से आपको दूसरी जगहों पर सहयोग नीतीश कुमार के लिए मुसलमान और गैर मुसलमान राजनीति बहुत भारी पड़ने वाली है। नीतीश कुमार भी जानते हैं और जेडीयू भी जानती है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो उनको आने वाले चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आप सवाल उठाएंगे, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन जो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल समझ है वो जानते हैं कि ये दरअसल भारी पड़ने वाला। इधर उत्तर प्रदेश में आइए तो जयंत चौधरी वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि एजेंडा ये बीजेपी का है और ये एजेंडा सहयोगियों को ज़बरदस्ती कैरी करना पड़ रहा है। लेकिन सहयोगियों की खुद की राजनीति के लिए ये भारी चीज़ है। क्या जीतन राम मांझी बिना मुसलमान के वोट का जो है मुसलमानों को नाराज़ करने का अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जयंत चौधरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आप अजीत पवार, कोई भी ले लीजिए, नहीं कर सकते अफोर्ड। इसलिए वो अनकंफर्टेबल है और ये अनकंफर्टेबलनेस आपको बहुत जल्द बाहर आती दिखेगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के अंदर अनकंफर्टेबल है हिंदू नॉन हिंदू को लेकर। बीजेपी के एक विधायक बाकायदा इस वक्त जो है वो यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश में है। जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज़ें उठ सकती हैं तो कहा जा रहा है कि इन आवाज़ों के पीछे दरअसल दिल्ली का संरक्षण है, दिल्ली का हाथ है, इसीलिए वो विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अपना पैंतरा नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। आने वाले वक्त में आपको ये जो एनडीए का कुनबा है इसमें बड़ी उथल पुथल नज़र आने वाली है और उस उथल पुथल के बीच में अपने आप को तैयार रखना है, ये कांग्रेस जानती है। कांग्रेस को ये भनक मिल रही है कि कुछ तो है जो पक रहा है, इसीलिए कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस मौके का इंतज़ार करती हुई पाई जाती थी हर वक्त, लेकिन इस बार मौके के लिए तैयार रहने की कोशिश कांग्रेस करती नज़र आ रही है। इसीलिए संगठन का मजबूत करना और सही नेता को सही पोजीशन पर रखने की कवायद की जा रही है। सब मजबूत होगी कांग्रेस तभी तो कुछ कर पाएगी, वरना किसी और के सहारे कब तक चल पाएगी, ये जानती है कांग्रेस। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होने की वजह से अभी देखिएगा आपको बीजेपी में ये तो अभी शुरुआत है। आगे जब अगर मोदी जी डिसाइड करते हैं कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, हालांकि उसकी संभावना मुझे कम नज़र आती है, मैं सही बताऊं, मैं भी यही मानता हूं कि वो 79 की उम्र में भी चौथी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना तो सोचे बैठे। लेकिन खुदा न खास्ता आरएसएस के दबाव में, किसी भी दबाव में वो कहते हैं कि वो नहीं लड़ेंगे, फिर ये जो उत्तराधिकारी की लड़ाई बीजेपी में होने वाली है ना, वो बड़ा हंगामा, बड़ा महासंग्राम होने वाला है, वो भी ये देश देखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी मदद करना चाहे तो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।